एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सब टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और बहुत ही हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपका पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से हम सब शुरुआत कर रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 21 अप्रैल 1992, दूसरा है 20 अक्टूबर 1993, तीसरा है 24 अप्रैल 1993 और चौथा है 20 अक्टूबर 1992। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 24 अप्रैल 1993। ये जानते हैं 73वां संविधान संशोधन एक्चुअली में क्यों किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसी दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो राज्य पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा, यानी पंचायत का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3-4 बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पंचायती राज पर प्रमुख समितियां, यानी पंचायती राज से रिलेटेड कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी। उनमें से 4 महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। पहला हो गया बलवंत राय मेहता समिति, 1997 में आया था। दूसरा है अशोक मेहता समिति, 1977 में आया था। तीसरा है GVK राव समिति, ये 1985 में आया था। और चौथा है LM सिंघवी समिति, ये 1986 में आया था। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पूछता है, चूंकि हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती लागू है और त्रिस्तरीय पंचायती का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाया गया था। इनमें इन्होंने कहा था कि पंचायत को 3 स्तर पे बांट दीजिए। कौन कौन स्तर पे? तो पहला हो गया गांव के स्तर पे, यानी ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पे हो गया ग्राम पंचायत, फिर हो गया प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पे हो गया पंचायत समिति, और तीसरा हो गया जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट करके हम सबके डेवलपमेंट की बात करती है। तो ये था 73वां संविधान संशोधन। आपसे डायरेक्ट पूछेगा किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। और कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इतना फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो पंचायत से कम चांस है कि क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम सब पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, तो बचा हुआ फैक्ट्स आगे पढ़ते जाएंगे। बस आप सब पढ़ते जाइए मन लगा के। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सब देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, यदि वह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। दूसरा, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तीसरा है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। चौथा है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो आपको बताना इस 4 में से सही आंसर क्या होगा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। आप सब इस प्रश्न का टेस्ट भी दिया करें, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा प्रश्न रहने का अनुमान रहेगा। ठीक है, चलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, यानी ऑब्वियस सी बात है विपक्षी दल लाएगा। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 समर्थन सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी जब तक 50 व्यक्ति नहीं बोलेगा तब तक अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में नहीं आ सकता है। ठीक है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी बात है। ठीक है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है और फिर वो सरकार गिर जाती है, मतलब उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये अविश्वास प्रस्ताव एक्चुअल में क्या है? तो जब विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास आवश्यक बहुमत नहीं है, यानी वो संसद में अपना बहुमत खो चुकी है। जैसे आपको लोकसभा में 273 सीट चाहिए होता है और दूसरे पार्टी को लग रहा है कि आपको 273 सीट नहीं है, तो वो आपके विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध, जैसे नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, 2 बार लाया गया था। ठीक है, तो दोनों बार फेल हो गया था क्योंकि इनके पास बहुमत था। तो घबराने वाली कोई बात नहीं थी। किसी सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है तो उसको घबराना चाहिए, यानी उसका क्या होगा, त्यागपत्र देना पड़ जाएगा अगर उसके पास बहुमत नहीं है। तो यही बोलता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसको लोकसभा में लाया जाता है और विपक्षी दल लाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम सब। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झेलम, दूसरा है सतलज, तीसरा है चिनाब और चौथा है इंद्रावती। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी के बारे में हम सब जानते हैं, जिसको इंडस रिवर बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह भारत के लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच बहती है। ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के प्रश्न बहुत बार आते हैं।
इसका उद्गम कहाँ है? तो यह नदी कैलाश हिमनद जो तिब्बत में है, इसके तिब्बत में लेक मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पश्चिम से सिंधु की प्रमुख सहायक नदी काबुल और कुर्रम नदियां हैं। पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदी है। कौन कौन सा? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगर आपसे एक और प्रश्न अलग से नोट डाउन कर लें, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो चिनाब है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर के एक ट्रीटी हुआ था जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ये 1960 में हुआ था, जिसमें 6 नदी के बारे में बताया गया है कि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत उपयोग करेगा, अधिकतर पानी। ठीक है, 80% पानी भारत उपयोग करेगा। सिंधु, झेलम और चिनाब का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। ठीक है, तो चूंकि इस नदी से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको लिख दिया। ये सब काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिलिका और एल्युमिनियम, दूसरा है सिलिका और मैग्नीशियम, तीसरा है बेसाल्ट और सिलिका और चौथा है निकेल और फेरम। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 4, निकेल और फेरम। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मैं एनसीईआरटी से कलेक्ट किया हूँ और कुछ फैक्ट्स भी अभी एनसीईआरटी का बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत मानी गई है। पहला हो गया भूपटल या भूपरपट्टी। ठीक है, ये मेनली सियाल का बना होता है। अब ये जो आप फैक्ट्स देख रहे हैं, ये अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये सबसे पतली परत है, ये मैं एनसीईआरटी से लिया हूँ। ठीक है, तो 7 का एनसीईआरटी में आपका दूसरा चैप्टर में ये सारा फैक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम खनिज से बनी होती है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो पृथ्वी का परत रहता है उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल भूपरपट्टी के ठीक नीचे यानी सियाल के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, इसको मेंटल बोला जाता है। और तीसरा जो होता है कोर या नीफे, यह पृथ्वी की सबसे निचली और तीसरी परत होती है। इस परत में निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है। महासागर में जो अभी हम सब ऊपर सियाल के बारे में पढ़े थे, जिसमें आप देखें कि समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक भूपरपट्टी रहता है, तो महासागर की भूपरपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमे कहा जाता है। ठीक है, तो जो धरती का भूपरपट्टी रहेगा उसको सियाल बोलेंगे और जो समुद्र का भूपरपट्टी रहेगा उसको हम सब सीमे बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम बहुलता में पाई जाती है। तो ये सारा फैक्ट्स एनसीईआरटी ही आपको बता सकता है, अन्यथा आपको ऐसा वैसा किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, रियलिटी में आपको बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है। पढ़ तो मैं चुका हूँ, लगभग बहुत बार पढ़ा हूँ, 10-12 बार पढ़ चुका हूँ। तो कुछ कुछ फैक्ट्स जो है मैं एनसीईआरटी से भी आप सबके लिए लाता हूँ, ताकि जो एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से पूछेगा तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, मेन मकसद है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाना, इसलिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। वीडियो में तो सारा वीडियो में मेहनत करता हूँ, पर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहुत सारा एनसीईआरटी का फैक्ट शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा बनाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत और पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल और भारत और चौथा है नेपाल और चीन। तो ये तो आसानी से आप बना लेंगे। 5 का आंसर हो गया आपका दूसरा नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में हम सब जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी डुरंड रेखा की सीमा भी साझा करता है, जो लद्दाख से सीमा बनाता है। ठीक है, पहला हो गया हिडनबर्ग रेखा, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच है। दूसरा हो गया 49वां समांतर रेखा, ये कनाडा और अमेरिका के बीच है। तीसरा 38वां समांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, और उत्तरी कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया का होता है सियोल, और दोनों में करेंसी चलता है वॉन। ठीक है, चौथा हो गया मैनरहीम रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होती है, रूस का मास्को, ये आपको पता होगा। 5वां हो गया ऑर्डनिस रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 6ठा हो गया कर्जन रेखा, पोलैंड और सोवियत रूस के बीच है। अच्छा, पोलैंड की राजधानी होती है वॉर्सो, और इसका करेंसी बहुत बार एग्जाम में आया है क्योंकि यूनिक करेंसी का नाम है। ठीक है, तो पोलैंड की करेंसी का नाम है जलोटी, जरूर आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लें, जलोटी इज अ करेंसी ऑफ पोलैंड। ठीक है, 7 हो गया आपका ग्रीन रेखा, ये इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच है, जिसमें फिलिस्तीन रहता है, आपको पता है। सबसे लंबा सीमा अमेरिका और कनाडा का है 5525 माइल का, और सबसे ऊंचा सीमा जो है वो चीन और नेपाल के बीच है 8848 मीटर का। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है, तो इतना आप याद रखें कम से कम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेशावर षड्यंत्र केस में,
दूसरा है सैंडर्स की हत्या के केस में, तीसरा है काकोरी षड्यंत्र केस में और चौथा है दिल्ली षड्यंत्र केस में। जल्दी से आप बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, काकोरी षड्यंत्र केस में। आइए जानते हैं क्या हुआ था उसमें। तो 9 अगस्त 1925 में क्रांतिकारी ने लखनऊ के पास काकोरी में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। कुल 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी, 4 क्रांतिकारी को। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे। और काकोरी कांड में जो है चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए थे, लेकिन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल व राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की बात की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वियना सम्मेलन, दूसरा है न्यूयॉर्क सम्मेलन, तीसरा है वार्सा सम्मेलन और चौथा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब IMF से रिलेटेड आगे फैक्ट्स है जो आपको जानना है। वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी कल्पना की गई थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी स्थापना यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को। कार्य प्रारंभ किया था 1 मार्च 1947 से। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स का जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, IMF के बारे में वैसे मैं NCERT इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप सब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य कौन सा देश बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है यूक्रेन और चौथा है जापान। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर स्वीडन। ठीक है, रिस्कडास्क यहाँ का कैपिटल है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रहा है, इधर स्वीडन जो है अपना काम कर लिया, नाटो में शामिल हो गया। ठीक है, चलिए नाटो न्यूज में है तो न्यूज में है तो यानी प्रश्न बनता ही बनता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स होता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 31वां सदस्य जो नाटो का बना था वो फिनलैंड बना था, राजधानी हेलसिंकी होता है। नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एस्टेब्लिश ऑफ नाटो? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना को हटाने से मना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि 1939 से 1945 तक चला था। तो उस दौरान क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप से रूस जो है अपनी सेना को, सोवियत संघ था उस टाइम 1991 में टूट गया था सोवियत संघ। तो उस टाइम सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से अपनी सेना को हटाने से मना कर दिया। इससे ये लगा कि यूरोप में जो है कैपिटल इकोनॉमी ज़्यादातर कंट्री में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कैपिटलिज्म ना होकर के क्या हो जाएगा, सोशलिज्म हो जाएगा, यानी साम्यवादी शासन आ जाएगा। इस डर से यूरोप में क्या हुआ कि नाटो की स्थापना की गई अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैमूर रेंज, दूसरा है खड़गपुर झील, तीसरा है कांबर झील, चौथा है बरेला झील। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कांबर झील। चलिए आइए जानते हैं कांवर झील के बारे में। तो बेगूसराय बिहार के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। 16 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह झील फैला हुआ है। यह अपनी जल निमग्न वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी चिड़ियाँ भी आती है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। अब ये रामसर क्यों बोला जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कॉल्ड रामसर? तो वेटलैंड समझते हैं आप सब। वेटलैंड का मतलब हो गया दलदली क्षेत्र जहाँ पे जलीय लवणीय पौधा उगता हो, जलीय पौधा उगता हो। ठीक है, तो वेटलैंड कन्वेंशन हस्ताक्षर 1971 में ईरान के छोटे से शहर रामसर में हुए थे। इस कारण से इसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता था, तो तब से बोला जाता है रामसर साइट। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो बिहार का जो कांवर झील है ये 39वां था, अब टोटल 75 हो गए। और बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांवर झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 10वां। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, दूसरा है सविनय विज्ञान आंदोलन समाप्त करने के लिए, तीसरा है गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए और चौथा है नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए।
आइए गांधी इरविन समझौते पे प्रकाश डालते हैं हम सब। पहले गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, जिसके फलस्वरूप 15 डेज तक भेंट चला था और 8 बार उन्होंने मुलाकात की थी। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब ये गांधी इरविन समझौता में एक्चुअल में क्या डील किया गया था, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखिए कि करके। इसके तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, यहाँ गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछेंगे आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11वां। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चौसा का युद्ध, दूसरा है देवरा का युद्ध, तीसरा है कन्नौज का युद्ध और चौथा है सरहिंद का युद्ध। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरहिंद का युद्ध। आइए हुमायूं के युद्ध पे अब हम सब जानते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले होगा देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने अफगानों को हराया। दूसरा होगा चौसा का युद्ध, बहुत बार एग्जाम में आया है, ईयर ही पूछ लेता है। चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, इसके बाद हुमायूं भाग गया था। ठीक है, तीसरा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ। ठीक है, चौथा है सरहिंद 1555 में हुआ था। इस युद्ध से हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। तो ये 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है हुमायूं से रिलेटेड, तो आप जरूर याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 12वां। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 21 अगस्त 1765, दूसरा है 29 अगस्त 1765, तीसरा है 12 अगस्त 1765 और चौथा है 5 अगस्त 1765। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 12 अगस्त 1765। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, आइए देखते हैं हम सब। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को किया। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्राप्त हो गई। इसके बदले में कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना था और साथ ही निजामत खर्च हेतु 53 लाख रुपये देना था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि की फलस्वरूप मुगल सम्राट 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवध, दूसरा है सतारा, तीसरा है झांसी और चौथा है जैतपुर। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सतारा। आइए जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यवगत सिद्धांत को शुरू किया था। डलहौजी के समय इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उससे छीनना था। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार 1848 में सतारा हुआ। उसके बाद देखिए जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिला लिया गया, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में अपने राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा है गुरु अर्जन देव। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को हम सब समझते हैं जो मेन है। तो गुरु अर्जन देव यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। चौथे सिख गुरु द्वारा एक शहर की स्थापना और एक सरोवर की स्थापना करने के बाद गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में दरबार साहिब का निर्माण पूरा किया। गुरु अर्जुन देव ने गुरु रामदास द्वारा शुरू किया गया मनसद प्रणाली को पुनर्गठित किया था। तो ये कुछ बात है गुरु अर्जुन देव से, तो ये याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आरसी दत्त,
दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2-3 बात आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड याद रख सकते हैं क्योंकि रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अमृत बाजार पत्रिका भी शुरू किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1895 में पुणे और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये था आपका आज का परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार दिखेगा। इसका डिटेल वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाद में एक्सप्लेनेशन रहता है क्योंकि उससे ज़्यादा आपका प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। ये वाला सीरीज भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं और एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं साइंस का, तो साइंस यानी जीएस और ये वाला में जीके हम सब पढ़ते हैं, तो जीके और जीएस में आपका सारा मार्क्स आने का पूरा गारंटी है अगर आप ऐसे करके पढ़ते हैं तब। ये याद रहना चाहिए आपको जितना भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मेनली इस वाली सीरीज में मैं 15 मिनिमम क्वेश्चन रखूंगा और मैक्सिमम 20 के आसपास रखूंगा। तो 15 से 20 के बीच आपका डेली क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, टाइम अब वेस्ट नहीं करते हैं। थैंक यू।